एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। अविका लव्स कॉफी, डज द एक्शन, एक्शन रिसीव्स द एक्शन। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, अविका लव्स कॉफी। तो अविका जो है वो कॉफी को पसंद करती है। नाउ लुक एट द सेम सेंटेंस इन अ डिफरेंट वे। अविका लव्स कॉफी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हमें यहाँ पे ये समझना है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। बेसिकली जो सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज की जाती है, जो सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज की जाती है वो वर्ब कहलाती है एक्टिव या पैसिव। उसी की वजह से हम सेंटेंस बोलते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस या पैसिव वॉइस सेंटेंस। इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। दोबारा समझो मेरी बात को। देखो जैसे हमारा ये सेंटेंस है, अविका लव्स कॉफी, तो डूअर इज एक्शन, एन एक्शन रिसीव्स रिसीव्स द एक्शन। तो अविका है वो डूअर है, डूअर का मतलब कोई काम को करने वाली, राइट। तो अविका लव्स कॉफी, तो किस यानी कि कौन है वो जो उस कॉफी को पसंद करता है, दैट इज अविका। अविका पसंद करती है। तो अविका क्या है, डूअर है, ठीक है। डूअर को ही हम ज्यादातर सब्जेक्ट बोलते हैं। और काम क्या करती है अविका, लव्स करती है, यानी कि पसंद करती है। किसको पसंद करती है, कॉफी को। तो जो काम को करता है उसको डूअर बोलते हैं, राइट, ठीक है। और जो काम को रिसीव करता है, यानी कि जिसके ऊपर वो काम होता है, उसको हम रिसीवर बोलते हैं। तो जो डूअर होता है उसको हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एक्शन को एक्शन हम वर्ब बोलते हैं या एक्शन वर्ब्स बोलते हैं, और जो रिसीवर होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। इन दिस अबोव सेंटेंस द डूअर एक्शन एंड द सब्जेक्ट आर द सेम। तो हमें बच्चों ये समझना है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, वो ज्यादातर सेम होता है। जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो एक्शन को भी परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। जैसे इफ द डूअर ऑफ एक्शन इज इन सेंटेंस इज आल्सो सब्जेक्ट, द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, कॉफी इज लव्ड बाय अविका। तो हमें यहाँ पे समझना है कि दोनों सेंटेंस का सेम मतलब है। अगर मैं कहूं अविका लव्स कॉफी, इसका मतलब होता है कि अविका कॉफी को पसंद करती है। या मैं कहूं कॉफी इज लव्ड बाय अविका, कॉफी को अविका के द्वारा पसंद किया जाता है, तो दोनों बातों का मीनिंग सेम है। मीनिंग का मतलब है कि जो बात हम कहना चाहते हैं, दोनों बातों का अर्थ सेम है, राइट। फर्क क्या है, फर्क इसकी बनावट में है, लिखने के तरीके में, राइट। तो जो पहला सेंटेंस है अविका लव्स कॉफी, तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, ये सेंटेंस लिखा है पैसिव वॉइस में। अब हमें ये समझना है कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, एंड हाउ टू राइट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस एंड हाउ टू राइट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो सिंपली वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बेसिकली इंग्लिश के सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। कभी कभी सब्जेक्ट डूअर होता है, डूअर का मतलब होता है एक्शन को परफॉर्म करने वाला। यानी कि अविका लव्स कॉफी, तो लव कौन करती है, अविका करती है, तो अविका ही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कभी कभी डूअर होता है, परंतु कभी कभी रिसीवर भी होता है। रिसीवर का मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ही काम होता है। जैसे ये सेंटेंस देखो, कॉफी इज लव्ड बाय अविका, तो कॉफी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, परंतु यहाँ पे ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, राइट। तो बात समझ में आ रही है, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा कि अगर सब्जेक्ट डूअर हो, अगर सब्जेक्ट डूअर हो तो हमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस लिखना होता है। अगर सब्जेक्ट रिसीवर हो तो हमें पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखना होता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट भी कुछ काम कर रहा है तो सब्जेक्ट डूअर है, अगर सब्जेक्ट कुछ काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा है, तो वो रिसीवर है। अविका लव्स कॉफी, अलिका अविका सब्जेक्ट है और वो डूअर भी है। कॉफी इज लव्ड बाय अविका, कॉफी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, परंतु रिसीवर है। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि कभी कभी सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो डूअर होता है, कभी कभी रिसीवर भी होता है। और फिर हमें ये समझ में आया है कि जो अगर सब्जेक्ट डूअर हो तो हमें एक्टिव वर्ब लिखनी होती है, अगर सब्जेक्ट रिसीवर हो तो हमें पैसिव वर्ब लिखनी होती है। अब यहाँ तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कब हमें एक्टिव लिखनी होती है, कब हमें पैसिव लिखनी होती है। अब हमें ये समझना है कि सेंटेंस में वर्ब को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर पैसिव से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करें, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हम सेंटेंस में कोई भी वर्ब लिखते हैं, वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखते हैं, जैसे लव होता है फर्स्ट फॉर्म है, लव्स भी इसकी फर्स्ट फॉर्म है, लव्ड इसकी सेकंड फॉर्म है, लव्ड ही इसकी थर्ड फॉर्म है, और लविंग इसकी क्या है, फोर्थ फॉर्म है। सेंटेंस में कोई भी फॉर्म लिखना तो वो एक्टिव वर्ब होती है।
परंतु सेंटेंस में बी की कोई फॉर्म लिखना है। यहाँ पे जैसे लिखी हुई कॉफी इज लव्ड बाय अविका, तो यहाँ पे जो इज वर्ड है वो बी की फॉर्म है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है खुद बी और इज एम आर, और सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, और फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, राइट। तो जिस तरह हर एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, बी की भी फोर्थ फॉर्म होती है। इज एम आर खुद बी फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म, और बीइंग क्या होती है इसकी फोर्थ फॉर्म। क्लियर? तो बी की कोई भी फॉर्म लिखना, उसके साथ जो मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म में लिखना कहलाता है पैसिव वर्ब। क्लियर? तो कोई भी वर्ब लिखी हो उसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो वर्ब होगी पैसिव वॉइस, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बी पॉइंट। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। विराट प्लेड क्रिकेट, जो विराट है वो क्रिकेट खेलता है। अब विराट क्या है? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि विराट ही काम को करने वाला है। विराट प्लेड क्रिकेट, सॉरी मैच, तो विराट ने मैच को खेला। तो अब विराट क्या है? यहाँ पे डूअर है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ डूअर भी है। तो अगर सब्जेक्ट और डूअर जब दोनों एक ही पर्सन हो तो हमें एक्टिव वर्ब लिखनी होती है। यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। वर्ब की कोई भी फॉर्म लिख दें तो वो एक्टिव होती है। The subject is Virat. Virat is also the doer of action of playing. So in this sentence, in the active voice, the same thing I have told you. See the next example. The match was played by Virat. The match was played by Virat. Virat played the match. तो both sentence are giving the same meaning. जो दोनों सेंटेंस हैं वो सेम मीनिंग दे रहे हैं, परंतु उनकी बनावट अलग अलग है। विराट ने मैच को खेला या फिर मैच को विराट के द्वारा खेला गया, दोनों ही बातों से हम सेम अर्थ निकालते हैं, दोनों बातों से हम सेम बात ही समझते हैं, परंतु दोनों की में फर्क क्या है? बनावट में फर्क है। अब देखो, द मैच वॉज प्लेड बाय विराट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? द मैच है। अब जो मैच है वो हमारा डूअर नहीं है, मैच कोई काम नहीं कर रहा, मैच के ऊपर ही काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था विराट, विराट हमारा डूअर है, विराट ही कुछ काम, विराट ने कुछ काम किया, परंतु यहाँ पे मैच ने कुछ काम नहीं किया। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मैच है, परंतु वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। तो जब हमारी वर्ब रिसीवर हो तो हमें पैसिव वर्ब लिखनी होती है। पैसिव कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, तो यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म लिख दो। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज एंड वर, एंड उसके बाद में थर्ड फॉर्म द मेन वर्ब। तो हमारा सेंटेंस बन गया द मैच वाज प्लेड बाय विराट। हमने बाय लिखना होता है डूअर को शो करने के लिए, राइट। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा कि जब सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में सेंटेंस में मेनली बात करते हैं। सेंटेंस का ज्यादातर, हमेशा नहीं ज्यादातर, फर्स्ट वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट अगर डूअर हो तो एक्टिव वॉइस लिखना होता है, सब्जेक्ट अगर रिसीवर हो तो पैसिव वॉइस लिखना होता है, राइट। विराट प्लेड द मैच, इसमें विराट क्या है? वो डूअर है, सब्जेक्ट तो है, साथ साथ डूअर भी है, परंतु द मैच वाज प्लेड बाय विराट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? द मैच है, परंतु वो डूअर नहीं है, रिसीवर है, काम वो मैच नहीं कर रहा, मैच के ऊपर ही काम हुआ, राइट। तो इसलिए हमने फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, यहाँ पे हमने बी की सेकंड फॉर्म लिखी है, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी है। बी की कोई भी फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस वर्ब, राइट। The subject is the match. The subject received the action of playing. So this sentence is passive voice, right? Same thing I have told you. See some more examples. I will buy these books. Active voice. The subject will perform the action of buying. मैं कुछ बुक खरीदूंगा, तो मीन्स खरीदने का काम कौन करूंगा? मैं करूंगा। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ही हमारा डूअर है, सब्जेक्ट ही हमारा, तो सब्जेक्ट ही, तो आई ही हमारा सब्जेक्ट और आई ही हमारा डूअर है। देखो ये सेंटेंस देखो, दीज बुक्स विल बी बोर्ड बाय मी, तो ये बुक्स है मेरे द्वारा खरीदी जाएंगी। पैसिव, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? दीज बुक्स है, परंतु वो डूअर नहीं है, वो कोई काम नहीं करेंगी, उनके ऊपर काम होगा, राइट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या? आई है, आई कुछ काम करेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दीज बुक्स, तो परंतु ये डूअर नहीं है, रिसीवर ही है। तो हमने यहाँ पे विल के बाद रूट फॉर्म लिखी है, तो यहाँ पे विल के बाद रूट फॉर्म लिखनी है। किसकी रूट फॉर्म लिखनी है? बी की रूट फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद जो मेन वर्ब होती है यानी कि बाय की हमने थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो वर्ब की कोई भी फॉर्म लिख दें अकॉर्डिंग टू टेंस, तो वो वर्ब क्या होती है? एक्टिव वॉइस। और वर्ब में, सॉरी, और सेंटेंस के अंदर बी की कोई भी फॉर्म लिख दें अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें, तो वो वर्ब होती है पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट कुछ काम करता है तो हमें एक्टिव वर्ब लिखनी होती है, जब सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है तो हमें पैसिव वर्ब्स लिखनी होती है। जब सब्जेक्ट डूअर हो तो एक्टिव वर्ब्स लिखनी होती है, जब सब्जेक्ट रिसीवर हो तो हमें पैसिव वर्ब लिखनी होती है, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल वे। My mother has knitted these gloves. My mother has knitted these gloves. मेरी मदर ने ये ग्लोव्स को बुना है, बनाया है।
तो अगर ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव है, क्योंकि माय मदर ही डूअर है, मेरी मदर ने कुछ काम किया है। अगर दीज ग्लव्स हैव बीन नीटेड बाय माय मदर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दीज ग्लव्स है, परंतु ये सब्जेक्ट तो है, परंतु ये डूअर नहीं है, रिसीवर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे नीटेड यानी कि थर्ड फॉर्म लिखी है हैज के बाद, तो यहाँ पे हैव के बाद, यानी कि यहाँ पे मदर सिंगुलर था, यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे हैव आ गया। तो यहाँ पे हमने बी की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की कोई भी फॉर्म अकॉर्डिंग बी की कोई भी फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस और उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना ही कहलाता है पैसिव वर्ब, और कोई भी वर्ब लिखना कहलाता है एक्टिव वर्ब, राइट? सो इन दिस वे यू नीड टू कन्वर्ट द सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव. लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टू सेंटेंसेस. सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जब सेंटेंस एक्टिव हो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखना होता है, जब सेंटेंस पैसिव हो तो सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद बाय वर्ड लिखना होता है और उसके बाद द एजेंट लिखना होता है, क्योंकि वो डूअर को शो करता है कि किसने वो काम को किया. राइट ए फॉर एक्टिव वॉइस एंड पी फॉर पैसिव वॉइस. यहाँ पे आपने एक्टिव और पैसिव लिखना है. सो डियर स्टूडेंट्स, this exercise you will have to do by yourself. First one or two I will tell you, and rest of sentences you have to understand by yourself. Like this shopkeeper sells fresh vegetables. अभी shopkeeper हमारा सब्जेक्ट है, सेल्स हमारी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई सेल्स, तो ये हमारा क्या है, एक्टिव है. वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखी हो, पहली दूसरी तीसरी या चौथी कोई भी फॉर्म लिखी हो, तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है. नेक्स्ट देखो, मिसेस घोष एक्सप्लेन द पोएम क्लियरली. तो मिसेस घोष क्या हो गया, हमारी सब्जेक्ट हो गया, उसने ही कोई पोएम को एक्सप्लेन किया, तो वो डूअर भी है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो एक्टिव. वर्ब की कोई भी फॉर्म लिखी है तो एक्टिव. नेक्स्ट देखो प्लीज, द पोएम वाज नॉट एक्सप्लेन्ड वेल. अब पोएम क्या है, ये सब्जेक्ट है, परंतु ये डूअर नहीं है, रिसीवर है. यहाँ पे देखो बी की फॉर्म लिखी हुई है वो, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है. बी की कोई भी फॉर्म लिखी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो, तो वो सेंटेंस क्या होता है, पैसिव. फर्स्ट इज एक्टिव, सेकंड इज एक्टिव एंड थर्ड इज पैसिव. Our house is being renovated. Being fourth form is written here of the be form, and after that third form written, that is passive voice. The lunch is served is it's a be form, and after that third form is written there, it's passive voice. He has taken a difficult catch. Third form is written there, but no be form, it is active voice. In the winter, these plants will be watered once a week. First form of the be is written here, root form after that third form is written here, so it means 7 sentences passive voice. So in this way you need to recognize the sentence active or passive. Sentences in active voice are simple, short and elegant. Besides, using the active is more natural. तो activeness को use करना quite natural होता है, ये simple और short sentences होते हैं. Both the flowing sentences mean the same thing. Mrs. Jan teaches English. English is taught by Mrs. Jan. तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे एक्टिव और पैसिव का मीनिंग सेम होता है, परंतु उनकी फॉर्मेशन में फर्क होता है बस, यानी कि उनकी बनावट में फर्क होता है. इट इज कॉमन टू यूज द फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज इट इज मोर नेचुरल. हाउएवर वी प्रेफर टू यूज पैसिव वॉइस इन द फ्लोइंग केस. हालांकि ऑथर हमें बता रहा है कि एक्टिव सेंटेंस को यूज करना और पैसिव सेंटेंस का यूज करना, जब दोनों का मीनिंग सेम है तो हमें एक्टिव सेंटेंस को यूज करना चाहिए. फिर वो कहता है कि कभी कभी हमें पैसिव सेंटेंस भी यूज करने पड़ते हैं. कहाँ यूज करने पड़ते हैं? फर्स्ट पॉइंट है द पर्सन और थिंग. वेट प्लीज. फर्स्ट पॉइंट, द पर्सन और थिंग रिसीव द एक्शन इज मोर इंपोर्टेंट देन द डूअर. जो पर्सन होता है यानी कि जो एक्शन को रिसीव करता है, जब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ना कि डूअर इंपॉर्टेंट हो, तो उस कंडीशन में हमें पैसिव वॉइस यूज करने पड़ते हैं. जैसे द चीफ गेस्ट वाज वेलकम बाय द हेड गर्ल. तो यहाँ पे हमें इस बात को ज्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं कि जो चीफ गेस्ट था उसको वेलकम किया गया हेड गर्ल के द्वारा. तो चीफ गेस्ट को एम्फोसिस करने के लिए हमने उसको पहले लिखा है, परंतु वो डूअर नहीं है, रिसीवर है, इसलिए हमने पैसिव वर्ब लिखी है. माय स्टोरी वाज अप्रिशिएटेड बाय द जजेस. तो मेरी स्टोरी को हम एम्फेसिस कर रहे हैं, इसलिए हमने वहां पे उसको पहले लिखा है. सेकंड पॉइंट क्या है? डूअर ऑफ एक्शन इज नॉट नोन. जब हमें किसी काम के होने के जो डूअर होता है, काम का जो काम होता है उसका डूअर का नहीं पता हो, तो उस कंडीशन में भी हम पैसिव लिखते हैं. जैसे द रोड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस वाज डग अप.
तो रोड जो है हमारे हाउस के सामने है, उसको खोदा गया है, तो किसने की खोदा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि उस वो रोड को खोदा गया है। द आइडेंटिटी कार्ड्स वर चेक्ड एट द गेट्स, तो यहाँ पे भी देखो हमारा डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट, द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर ऑफ द एक्शन। जब एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, डूअर ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, तब भी हम लिखते हैं पैसिव वॉइस। जैसे लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ एट 10 PM, तो स्विच ऑफ यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दिखा रहे हैं, किसने किया स्विच ऑफ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम पैसिव वॉइस लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट, वी नो हु हैज डन द एक्शन बट डू नॉट वांट टू नेम द पर्सन, जो हमें पता हो कि एक्शन किसने किया है परंतु हम उसका नेम नहीं लेना चाहते हो, तब भी हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं। जैसे माई इंग्लिश बुक वॉज स्टोलन, मेरी इंग्लिश की बुक स्टोल यानी कि चोरी हो गई है, तो यहाँ पे हम किसने की है वो उसका नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए भी हम पैसिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं। लेट अस केयरफुली ऑब्जर्व टेंस वेरिएशंस इन द एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस इन द केस ऑफ सम मेजर टेंसेस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? माय पेरेंट्स गाइड मी, तो वर्ब से पता लगता है कि वो जो सेंटेंस है वो हमारा एक्टिव वॉइस है और उसका टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे, और जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। उससे पहले हम बाय लिख देंगे डूअर को शो करने के लिए। तो जो मी है वो क्या है? प्रोनाउन है, परंतु ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि जो वर्ब के बाद लिखा जाता है। जब उन प्रोनाउंस को वर्ब के पहले लिखते हैं तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को लिखते हैं, तो मी को हम कन्वर्ट कर देते हैं आई में, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? आई डैश बाय माय पेरेंट्स। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हमें समझना है कि एम गाइडेड कहां से आया। तो गाइड हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है पैसिव वॉइस में। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। तो इज यूज करते हैं हम आई के साथ, सॉरी ही, शी, इट के साथ, तो एम यूज करते हैं आई के साथ, तो इसलिए हमने एम यूज किया। और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? गाइड। तो हमने यहाँ लिखा है आई एम गाइडेड बाय माय पेरेंट्स। मैन्या रिस्पेक्ट्स द टीचर्स, तो यहाँ पे मैन्या जो है, सॉरी मान्या, मान्या रिस्पेक्ट द टीचर, मान्या जो है वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करती है। फिर हमने जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया है, द टीचर्स आर रिस्पेक्टेड बाय द मान्या, तो हमने क्या करा, जो हमारा टीचर्स ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया, और मान्या जो है उसको बाय लिख के ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अब रिस्पेक्ट्स का यहाँ पे आर रिस्पेक्टेड कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पे हमने बी की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। तो यहाँ पे टीचर्स के साथ हम लिखते हैं आर, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट्स अ वेरी सिंपल। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दो, और जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का उसको बाय लिख के ऑब्जेक्ट बना दो, और जो वर्ब लिखी गई है, वर्ब की जो फॉर्म लिखी गई है वो बी की फॉर्म लिख दो। वर्ब की पहली फॉर्म लिखी है तो बी की पहली फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म लिखी है तो बी की दूसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखी है तो बी की तीसरी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी है तो यहाँ पे बी की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद जो मेन वर्ब होते हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म में। बन गया पैसिव। इट्स वेरी सिंपल। एक्टिव वॉइस द रूट फॉर्म द वर्ब प्लस एस और ईएस इन सम केसेस लाइक गाइड, रिस्पेक्ट्स। Passive voice is MR, past participle of the verb. Past participle means third form of the verb. Am guided, are respected. Same thing I have told you. So according to this understanding, dear students, we have to do this exercise. Fill in the blanks with the simple present passive form of the verb given in the brackets. Like, तो हमने क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसिव वर्ब्स फिल करनी है। लाइक ऑल क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड हियर। सो हमने क्या करा है? यहाँ पे इज, एम, आर यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं पैसिव वर्ब्स यूज करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म लिखी है और यहाँ पे एक्सेप्टेड लिख दिया। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे हमने इज डाल दिया है, क्योंकि हमें इंग्लिश के बाद इज, एम, आर यूज करना होता है। प्लीज वेट अ while. Yes. English is spoken all over the world. Assam tea is exported to many countries. We have used here is because we are going to write the B form, and after that third form. You are advised, B form, after that third form. Wages are disbursed, B form, and that's third form. All parents are requested, B form, after that third form. तो हमें क्या करना था? यहाँ पे जो वर्ब्स दी गई हैं इनकी
पैसिव वर्ब्स लिखनी है। पैसिव वर्ब्स कैसे लिखते हैं? बी की कोई भी फॉर्म और उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म। तो बी की कौन सी फॉर्म? अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ पे टेंस लिखना है हमने। सिंपल प्रेजेंट जैसे लिखा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज यूज करते हैं, आई के साथ एम यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ आर यूज करते हैं। राइट, कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3। तो इन सेंटेंसेस को हमने दोबारा लिखना है एक्टिव से पैसिव में। जैसे an accountant checks the bills. Bills are checked by an accountant. Most of girls like Prerna. Prerna is liked by most of the girls. The children do not disturb me. I am not disturbed by these children. We do not waste water. Water is not wasted by us. Junk food destroys our health slowly. Our health is destroyed. So not destroys, sorry, destroyed. We need to fill here destroyed, ed. Instead of s, we need to put here ed. So यहाँ पे जहाँ पे y s लिखा है, s को हटा के आपने ed फिल करना है। बाय मिस्टेक ही लिखा गया है, हमें लिखना है our health is destroyed slowly by junk food. His address is known to me. His address is known to me. So यहाँ पे हमने by नहीं लिखना, known के साथ हमने यहाँ पे to लिखना होता है। अपनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट सिंपल पास्ट, पीवी संधू वन द मैच इजली। एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव में क्या करेंगे? द मैच को हम सब्जेक्ट बना देंगे और उसके बाद बाय पीवी संधू लिख देंगे लास्ट में। अब रह गया हमारा वन। वन हमारी सेकंड फॉर्म है, विन की सेकंड फॉर्म होती है WN वन। तो हमने क्या करना है? बी की सेकंड फॉर्म लिखनी है। क्या है यहाँ पे? वोज। उसके बाद इजली जो वर्ड है यहाँ पे लिखा और उसके बाद वो जो वन की है यानी कि विन की थर्ड फॉर्म लिख दी वन। द मैच वॉज इजली वन बाय पीवी संधू। नेक्स्ट, मिस जोशी एक्सप्लेन द रूल्स। तो हमने क्या करना है? द रूल्स को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे और मिस जोशी को बना देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बाय लगाकर। और एक्सप्लेन क्या है? सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वोज या वर। रूल्स है यहाँ पे जो एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो वर लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एक्सप्लेन। बन गया पैसिव। इट्स वेरी सिंपल। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट पैसिव। यहाँ पे अपने पैसिव वर्ब्स लिखनी है, तो यहाँ पे वोज या वर डालना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डालनी है। इट्स वेरी सिंपल। पंचतंत्रा स्टोरीज वर रिटन। The road was closed. Mount Everest was conquered first. The program was changed. The work was completed. The ball was hit. Simple, very simple, right? Now, next exercise. Rewrite these sentences using the passive voice. The head boy delivered an excellent speech. An excellent speech was delivered by the head boy. We spent our summer vacation at Manali. Our summer vacation was spent at Manali. Everybody praised her dance performance. Her dance performance was praised by everybody or everyone, we can say that. The accident did not cause any damage, and any damage was not caused by the accident. I am approached by for help by several people. The children did not pick flowers. The flowers not picked by the children. It's a very simple. Okay, so in this way you need to do these exercise. Simple future, my friends will help me. Active, I shall be helped by my friends. Same thing आपने वही करना है। आपने ये सब ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया और ये जो माय फ्रेंड्स है इसको बाय लिखकर ऑब्जेक्ट बना दिया। अब विल हेल्प है, विल के बाद रूट फॉर्म लिखी हुई है, तो विल या शैल लिख के उसके बाद बी की रूट फॉर्म। बी की रूट फॉर्म क्या होती है? बी, और उसके बाद हेल्प यानी कि थर्ड फॉर्म। आई विल बी हेल्प्ड बाय माय फ्रेंड्स। She will answer all the questions correctly. Active, all the questions will be answered by her correctly. Right? Simple. Next exercise. Fill in the blanks with the simple future. Simple future में हमने fill in the blanks करने हैं। यहाँ पे will लगाकर, उसके बाद be, उसके बाद थर्ड फॉर्म, will लगाकर be थर्ड फॉर्म, क्योंकि सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो be के बाद रूट फॉर्म आती है, तो be की रूट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद थर्ड फॉर्म। In this way you need to fill these all the exercise, right? Next exercise, rewrite these sentences using the passive voice. The secretary will read out the report. The report will be read out by the secretary. Right? It's a very simple. हमने यहाँ पे will लगा हुआ है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखी है, रूट फॉर्म लिखी है, तो will लगा के
उसके बाद बी की यानी कि रूट फॉर्म क्या होती है, खुद बी, और उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, जिसको बोलने में रेड बोलते हैं, लिखने में स्पेलिंग सेम होती है, राइट। उसी तरह Ankita will play the main role. The main role will be played by Ankita. Same way, you can take the screenshot or you can write it when you will get the link from the YouTube. You can write these sentences. Okay, these are very simple. Now let's talk about the present continuous tense. I think these are enough for today, and rest of things we should discuss in the next class.